Hello, good morning, students. How are you all? एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपनी क्लास का शुभारंभ कर दें। ठीक है। So as you can see on your screen, here is your टाइम टेबल जहाँ पे एवरी डे आपकी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे ऐप पे, और टाइमिंग आपकी रहती है 10 AM। सो जिस किसी को भी टाइम टेबल नहीं पता है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, और क्लासेस को टाइम से ज्वाइन किया करो ताकि आपका जो भी प्रीवियस क्लासेस वगैरह हैं वो वाला सीन ना हो, आप टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस को देख सको। ओके। सो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है हमारी स्पेस प्लानिंग पे, जहाँ पे हम देखेंगे इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर इंटीरियर डिजाइन एंड यू कैन से इन योर होम प्लानिंग एंड ऑल। ठीक है। सो आज हम ये करने वाले हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोर्स परचेज करना है, आप फिलअप फॉर्म ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे होम साइंस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप माथुर 10 कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल राइट। आज बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ रह गए हैं भाई? चलो 1-2 मिनट का वेट करते हैं ताकि वो लोग ज्वाइन कर लें। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को आदत पड़ गई है क्या कि जब तक मैम मैसेज नहीं डालेंगे तब तक जाना नहीं है क्लास में? मैम का बुलावा आएगा तभी हम पहुंचेंगे। तुम तो वो वाला हाल करते हो जैसे कि माता ने बुलाया है। ओके ओके। चलो तो 2-3 मिनट मैं वेट कर लिया करूंगी, ठीक है। मुझे पता नहीं था ये। सच में आप तो वही वाला हिसाब करते हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एंड वेल डन। जिस किसी ने भी, मैंने कल जो होमवर्क दिया था, जिस किसी ने भी होमवर्क किया है, कीप इट अप, वेल डन, बहुत अच्छी कोशिश है आपके। मैं बस फीडबैक यही दूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया है, बट कोशिश करो कि थोड़ा सा नोट्स से थोड़ा अलग आप करो, ठीक है। नोट्स तो आपके पास में ये है ही है, एज इट इज उन्हीं को ही कॉपी मत करो, खुद का थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ और वो ट्राई करने की कोशिश करो। अदरवाइज बहुत अच्छा ट्राई किया, और उससे ड्राइंग का क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें कलर ही तो करना था, कौन सा तुम्हें अवार्ड जीतना था। तो डोंट वरी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया, वेल डन। आज एक और, हाँ, एक्सप्लेन करके बहुत अच्छा किया। आज एक काम और करना, अगर आपको टाइम मिलता है तो जो आपने एनालॉगस कलर स्कीम आपने दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं नहीं, नोट्स बनाने की नहीं बोल रही हूँ मैं, एक्सप्लेन आपने बहुत अच्छे से किया है, वो अगर उसको कोई और भी देखेगा ना तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि नोट्स का मैं ये बोल रही थी कि आपने जो कलर स्कीम और ये सारी चीजें बनाई थी ना, एज इट इज जो आपको नोट्स में कराए गए थे, सेम आपने वही एग्जाम्पल ले लिए थे। आप कोशिश करना कि अब आपको समझ तो आ गया है कि एनालॉगस कलर स्कीम क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है। जैसे कि एक और स्टूडेंट था, उसने शेयर किए थे, उसने मेरे वाले एग्जाम्पल नहीं लिए थे, उसने खुद समझ के तब उन्होंने मैच किया था, है ना। तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हो, जैसे कि अगर एनालॉगस कलर स्कीम है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम यही 3 कलर ले सकते हैं, आप पूरे 12 कलर में से किसी भी 3 कलर को ले सकते हो। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि एनालॉगस में हम जो भी कलर चूज कर रहे हैं हमें उसके आसपास के कलर चूज करने होते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रही थी। हाँ, सेम आप कॉम्प्लीमेंट्री में भी कर सकते हो, स्प्लिट में भी कर सकते हो, वो तो आपको बताया था कि कैसे हम इनको चूज कर दें। अब 12 कलर में से जिसको आपको मन करे, आप हर दिन आप एक ही कलर तो वियर नहीं करते हो ना, आप हर दिन अलग अलग कलर पहनते हो। सेम उसी तरीके से आपको इसमें करना है स्कीम में। अगर कोई आपके पास में पर्सन आ जाए और उसके पास में 12 कमरे हों और वो कहे मुझे 12 कमरों में ना अलग अलग तरीके की कलर स्कीम चाहिए, अलग अलग तरीके की जो वॉल्स पे उन पे कलर चाहिए,
तो आप हर किसी को वो सेम तो नहीं भेज दोगे ना, हर किसी को अलग अलग दोगे, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस अलग अलग है। इसीलिए उनका आपके जो 12 के 12 कलर है उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको। डन। अदरवाइज कोशिश बहुत अच्छी थी, जिसने नहीं किया मुझे शेयर, मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही लोगों का है, क्योंकि मेहनत आप लोगों को करनी है। जिसने किया है बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो चलो हम मूव करते हैं अपनी आज की क्लास पे। आज की क्लास का टॉपिक हमारा है स्पेस प्लानिंग, जहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने देखो स्पेस तो पढ़ लिया था कि स्पेस वो होता है कि हमारा कितना एम्प्टी स्पेस है और कितना फुल स्पेस है, यानी कि कितना हमारा भरा हुआ एरिया और कितना हमारा खाली एरिया है। ठीक है। एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम लोग नेगेटिव स्पेस कहते हैं, और जो फुल स्पेस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। हाँ, आया ना समझ में। जब आप पता है किसी भी चीज को खुद करते हो ना, प्रैक्टिकली करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं इस चीज का आपको, कि क्या होता है कि आप लोग जैसे मेकअप आप सीख रहे हो कहीं पे, आपने सीख लिया कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहला आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस स्टेप। ठीक है, आपको स्टेप सारे पता है कि कब कहाँ कैसे स्टेप करना। अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि फर्स्ट स्टेप को फोर्थ स्टेप पे करोगे, फिफ्थ स्टेप को फर्स्ट स्टेप पे करोगे, वो चीज तो नहीं करोगे ना। आपने सीख लिया कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके ये स्टेप्स होते हैं। अब आप सीख के क्या करोगे, जब तक आप उसको किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, एक्चुअल में तो आपको मेकअप किसी क्लाइंट पे करना है ना, तो आपने सीख लिया। अब उसके बाद में तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से सीखा है, जब आप उसको अप्लाई करोगे। सेम आपकी स्टडी है, आपने मुझसे समझ लिया कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए। लेकिन क्लियर तो तभी होंगे ना जब आप उनको एक्चुअल में खुद से पढ़ोगे, उनको प्रैक्टिकल उतारोगे। बस वही चीज है, प्रैक्टिकल करने से चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, इसीलिए आपको होमवर्क देती हूँ मैं, और कोई रीजन नहीं है। ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिगार्डिंग यूजीसी नेट अपडेट मिलती रहती है। और होम साइंस यूजीसी नेट करके आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी एंड ऑल होता है वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। स्पेस प्लानिंग आज हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन कौन है पहले तो ये बता दो मुझे क्लास में, मुझे खुद से नाम बोलने पड़े उससे पहले कि खुद ही बता दो कौन कौन है क्लास में, क्योंकि अगर मैंने बोला फिर आप कहोगे कि मैम हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, आपने हमारा नाम ले दिया। और कौन है? शर्म आती है क्या तुम्हें बोलने में? अपनी क्लास में आए हो यार, किसी और की क्लास में नहीं है। अपनी क्लास में आने में बोलने में क्या शर्म। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगी कि सिर्फ हेमा जी ही क्लास में प्रेजेंट है और कोई भी क्लास में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। कल क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स भी थे, पर उनमें से दे डिसअपॉइंट मी, उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया है मुझे। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू आवर टुडे क्लास। पता नहीं, एनीवेज हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं भाई, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, जिसकी जैसी श्रद्धा। श्रद्धा से आओ यहाँ पे बस। चलो, स्पेस प्लानिंग होता क्या है ये हमने देखो, स्पेस प्लानिंग में क्या देखा था हमने, कि जहां हमें पता चलता है कि आपका जो भी आपका फिजिकल स्पेस है आप उसको यूज कर रहे हो, उसकी डेप्थ भी आपको पता चलती है ना। डेप्थ भी हमें पता चलती है, जैसे कि हम क्या देख रहे थे कि फॉर्म में हम देख रहे थे कि लेंथ कितनी है। जब भी आप जमीन लेते हो आप देखते हो कि नहीं देखते हो कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। और विड्थ कितनी है, एंड देन डेप्थ कितनी है। डेप्थ क्या होता है, गहराई कितनी है आपकी जमीन की, ये आप देखते हो कि नहीं देखते हो।
तो वही आपका स्पेस प्लानिंग होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्पेस प्लानिंग में जो हमारा फिजिकल स्पेस है, यानी कि जो हमारे पास में अवेलेबल स्पेस है, उस स्पेस को हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमारा कहलाता है फ्लोर एरिया रेशियो, जिसको हम लोग FAR के नाम से जानते हैं। FAR क्या होता है? जहाँ पे हमें हमारे जो भी स्पेस है उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ हमें पता चलती है, और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हमें मैप प्लानिंग करनी है, जो भी हमें मैप बनाना है, जो भी डिजाइन बनानी है, वो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और बेस्ट यूज करते हैं अपने स्पेस का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में इतनी जमीन अवेलेबल है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये मान के चलो 12 इंच है, ये आपकी 32 इंच है, ठीक है, और इसकी गहराई आप मान के चल सकते हो 8 इंच है। रैंडमली ऐसे ही ले लिया है, बट ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा फ्लोर एरिया रेशियो क्या है कि इतना है। अब यहाँ मुझे पता है कि मेरे पास में इतना ही अवेलेबल स्पेस है। अब मैं ये तो नहीं करूंगी ना कि कारपेट में ले आई 13 इंच का, ठीक है, क्योंकि 13 इंच तो भाई यार जगह ही नहीं है। अगर मैं 13 इंच का ले आई तो मुझे उसको फोल्ड करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं फर्नीचर भी अपना बनवा रही तो मुझे फर्नीचर इस साइज का बनाना होगा कि जो मेरा एरिया इतने साइज में वो प्रॉपर तरीके से आ जाए, ना तो ज्यादा बड़ा रहे ना ही ज्यादा छोटा रहे। तो स्पेस प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो भी अवेलेबल हमारे पास स्पेस है उसको हम प्रॉपर तरीके से बेस्ट यूज कर सकें, और जो भी हमारा वेस्ट हो रहा है, हमारा स्पेस वेस्ट भी ना हो और हमें एक प्लेजर इफेक्ट देखने को मिल जाए। इफेक्टिव तरीके से हम अपने फ्लोर स्पेस को यूज कर पाए, वही हमारा स्पेस प्लानिंग होता है, जहाँ पे हमें हर चीज पता चलती है कि किस जोन में हमें क्या चीज रखनी है, किस डायरेक्शन में हमें कौन सा रूम रखना है। आपका टू मेक एन space and ideal space that accommodate everything as well as giving the desired comfort। यानी कि आपका आइडियल स्पेस प्लानिंग क्या माना जाता है? आइडियल स्पेस प्लानिंग वो होता है जहां पे आपकी सारी चीजें अवेलेबल हो, आपके कंफर्ट के लिए जो भी चीजें आपको आवश्यक हैं वो हर चीज वो वहां पे अवेलेबल हो, और इस तरीके से अवेलेबल हो कि आपको मूवमेंट करने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यू कैन ज्वाइन अगेन, क्योंकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपकी साइड से। ठीक है, तो स्पेस प्लानिंग में आपका क्या होता है कि हमारे पास में अब जितना भी ये पूरा एरिया ना, अब यहाँ पे हमें रूम्स भी बनाने हैं, किचन भी बनानी है, ड्राइंग रूम भी बनाना है, ठीक है, एंड बाथरूम भी बनाना है, एंड ओपन स्पेस भी हमें छोड़ना है। तो ये हमारा कहलाएगा बेस्ट यूज ऑफ फ्लोर, बेस्ट यूज ऑफ स्पेस, जहां पे हमने हर चीज अपनी डिजायर की भी रखी है और हमने अपना कंफर्ट भी देखा है, साथ के साथ हमने ये भी देखा है कि हमारा जो मूवमेंट है वो इजीली हो जाए सब जगहों पे, हमें एक कंजेस्टेड एरिया ना लगे। आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ लोगों के पास में जगह तो काफी सारी होती है, लेकिन वो इस तरीके से बनवाते हैं आपको एकदम घुटन घुटन फील होती, कहते हैं फिर आप कहते हो इतनी सारी जगह पड़ी हुई थी खाली, यहाँ पे ये कुछ बनवा देते, इतना इकट्ठा इतना सारा बनवाने की क्या जरूरत थी। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोगों को नक्शा बनाना नहीं आता, कुछ लोग छोटी सी जगह में इतना अच्छा यूज कर लेते हैं, आप फिर कहते हो कि अरे इसके पास तो जगह इतनी कम है लेकिन देखो इसने कितने अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा है। आपको एक और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपने, आई डोंट नो, आपने हॉस्टल रूम्स देखे हैं या नहीं देखे हैं। हॉस्टल्स में अगर आप कभी जाओ ना तो हॉस्टल रूम क्या है, सबके सेम होते हैं, किसी का भी ये नहीं कि छोटा है बड़ा है, हर किसी का सेम साइज का हॉस्टल रूम होता है ना। बस फर्क ये हो जाता है कि अगर आपके बड़े रूम होंगे तो वो एक दूसरी बिल्डिंग में होंगे, लेकिन हर विंग में आपके सेम साइज के रूम्स अवेलेबल होते हैं। अब वहां आपने देखा होगा कि रूम जो अवेलेबल होते हैं हर पर्सन अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि सबको आपका सेम एरिया दिया गया है, इक्वल एरिया प्रोवाइड किया गया हर किसी को, लेकिन हर कोई इस स्पेस को कुछ अलग तरीके से यूज करता है। किसी की कोई कोई यूज करता है कि उसने दो बेड हैं तो एक बेड यहाँ डाल दिया, एक बेड यहाँ डाल दिया, यहाँ पे आपका डोर है ना, तो वो क्या है बीच में उन्होंने ये पूरी खाली स्पेस छोड़ दिया जहां से क्या है कि वो इजीली अपना काम कर सकते हैं। या फिर कोई क्या कर सकता है, सेम रूम है उनके पास में, उन्होंने ये लिया, उन्होंने एक बेड यहाँ मिलाया, एक बेड उन्होंने यहाँ मिलाया।
अब उनके पास इतना खाली एरिया उनको मिल गया, ठीक है। वहीं तीसरे की अगर हम बात करें तो एक ने ऐसे लिया, एक ने अपना बेड जो है वो इस तरीके से डाल दिया और एक ने अपना बेड इस तरीके से डाल दिया, तो उसको इतना सारा वो पूरा खाली स्पेस मिल गया। एरिया सेम है लेकिन हर किसी ने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि आप अपनी स्पेस को किस तरीके से प्लान कर रहे हो, किस तरीके से बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस वाले रूम को देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ओपन स्पेस मिलेगा, सिर्फ इतना, ठीक है। यहाँ पे आपकी एलमेराज आ गई, आप मान के चलो। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली इसकी एलमेरा है, यहाँ एलमेरा आ गई, बाकी इसको इतना सारा इसको ओपन स्पेस मिल गया। और इसमें तो इसको इतनी पूरी जगह ही मिल गई स्पेस में, काफी सारा एरिया इतना मिल गया इसको, है ना। अगर ये चाहे तो इतने पूरे एरिया को ये कवर कर सकता है, देखो, है ना। तो वही चीज होती है आपकी स्पेस प्लानिंग कि आप कितने इफेक्टिव तरीके से अपने फ्लोर एरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, वही आपका स्पेस प्लानिंग होता है। यानी कि आपकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आप वो देखने में भी सुंदर लगे और साथ ही साथ आपके काम भी इजीली हो सके, ठीक है। देखो, अब जो मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ कि आपका मूवमेंट होता है, तो ये जो सर्कुलर पैटर्न होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है। अब जो मूवमेंट होता है ना स्पेस प्लानिंग में, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको उसके लिए खाली जगह चाहिए, खाली जगह नहीं होगी तो आप प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाओगे। कई बार आपने देखा होगा, फ्लैट्स आपने देखे होंगे, तो फ्लैट्स में आपने देखा होगा कि एक या फ्लैट यहाँ बना हुआ है, एक फ्लैट सामने बना हुआ है, सामने ये पतला सा कॉरिडोर है बस, तो उसका एक रूम यहाँ बना हुआ है, उसका एक रूम यहाँ बना हुआ है, तो क्या है दोनों आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, डेफिनेटली टकराएंगे। तो यहाँ पे ये मूवमेंट इनका प्रभावित करता है। अब जो मूवमेंट करते हो ना, ये देखो दो तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको ऊपर की साइड चलना है, ठीक है। ध्यान रखो, वर्टिकल मूवमेंट में क्या है कि आपको वर्टिकल यही तो होता है खड़ा हुआ, इसको तो आप हॉरिजॉन्टल कहोगे ना, ये हॉरिजॉन्टल है एंड दिस इज योर वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल में ऑब्वियसली बात है कि अब आपकी जो बिल्डिंग है, तो अब आप दीवारों पे तो चलोगे नहीं, वरना आपको लोग भूत समझेंगे, वरना कहेंगे अरे इसके पास तो जरूर कोई सुपर पावर है, ये दीवारों पे चल रहा है ना। तो वो चीज तो आप करोगे नहीं भाई, ये चीज तो सिर्फ मूवीज में आप देख सकते हो, रियल लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलती है। रियल लाइफ में बस आप एक सीन में देखते हो, जब आप क्या करते हो, जब चोरी छुपे आपको अपने रूम में जाना होता है, घर वालों से आप देर को नाइट में बहुत लेट आए हो, और आपको पता है कि अगर आपने मेन गेट से एंट्री ली तो फिर आपको पापा दिखने वाले हैं सामने या फिर मम्मी दिखने वाली है, जो आपको बहुत ज्यादा डांटेंगी, वो सवाल करेंगे इतनी लेट नाइट कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, है ना। तो आपको पता है भाई कि आपके जो पीछे है, पीछे वाली साइड है, वहां पे पाइप लगा हुआ, उससे चढ़ के आप जा सकते हो, तब तो आप इसका सहारा ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम हर दिन तो ये नहीं करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो हमारी कमर ही एक दिन टूट जाएगी, हमारे पैर ही ना टूट जाए, हाथ पैर ही ना टूट जाए। तो हर रोज तो ये चीज नहीं कर सकती, आप चढ़ जाते हो तो जरूरी थोड़ा है कि दूसरा वाला भी ऐसे ही चढ़ जाए। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे कि हमें जब अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना होता है, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना होता है, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, या तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अपनी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा वर्टिकल मूवमेंट कहलाता है। वर्टिकल मूवमेंट वही होता है जहां पे आपको एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर की तरफ मूवमेंट करना होता है, डन। वो वर्टिकल मूवमेंट हो गया। और हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में आप सेम फ्लोर पे जब मूवमेंट करते हो, सेम फ्लोर आपकी रहती है और वहीं पे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो या किचन में जा रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो, लेकिन एक ही फ्लोर पे, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। वर्टिकल में जब आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, और हॉरिजॉन्टल में आप सेम फ्लोर पे हो, लेकिन बस आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है बस। जो आप अपने घर में मूवमेंट करते हो ना, यानी कि छत पे नहीं जा रहे हो, आप ऊपर नहीं जा रहे हो, नीचे ही नीचे हो, ठीक है, अपने ही फ्लोर पे अपने ही एरिया में, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहलाएगा। तो फिर आपकी बेटा नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि यहाँ से तो एकदम सब कुछ ठीक है।
और वर्टिकल जब होता है जब आपको दूसरे फ्लोर पे जाना होता है, और जाने के लिए यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हो या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो आपका वर्टिकल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। और जहां पे आप जाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हो, अपनी 11 नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हो, वो आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहलाता है। डन। और इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन भी होती है। स्पेशल कंडीशन जैसे कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो वो व्हील चेयर से मूव कर रहा है तो उसको ऊपर जाने के लिए भी मूवमेंट करना होता है, तो ये उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन बनाई जाती है। ओके, आई होप इज इट क्लियर टू यू ऑल। अब देखो यहाँ पे ना हम स्पेस प्लानिंग में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि एस्पेक्ट में आपका आ गया कि अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो इन द एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि आपकी जो डोर्स एंड विंडोज होते हैं वो क्या करते हैं, आपके घर में एक तो रोशनी लाने का काम करते हैं, दूसरा बाहर के शोर को रोकते हैं, गंदगी को अंदर आने से रोकते हैं, है ना। यही काम तो करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, गुड एनवायरनमेंट देते हैं और हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं। कंफर्ट कैसे देखते हैं, क्योंकि जब आप डोर क्लोज कर लेते हो या फिर विंडो क्लोज कर लेते हो आपको एकदम सेफ फील होता है। अब आपको लगता है कि अब तो हमें कोई देख ही नहीं रहा है ना, अब हम अपने घर में सेफ हैं, किसी की नजर नहीं है हम पे। इन्वायरमेंट देता है, आप अपनी फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हो। हाइजीन कैसे मेंटेन रखता है, गुड इन्वायरमेंट में आपकी जो सन रेज है, सनलाइट है, वो आपके घर में रूम में एंटर करती है ना। मेंटेन हाइजीन कैसे, कि अगर आपके डोर्स एंड विंडोज प्रॉपर होते हैं तो आपके घर में धूल मिट्टी नहीं आएगी, गंदगी नहीं आएगी, जिससे आपका घर साफ रहेगा, है ना। कुछ आप लोगों ने घर ऐसे देखे होंगे जिनके ओपन स्पेस होता है, तो वहां पे अगर उनका डोर एंड विंडो ओपन रहता है तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है। और किसी किसी के घर ऐसे होते हैं कि वहां पे पूरा उनको ओपन स्पेस तो होता है लेकिन बाहर की साइड नहीं होता है, अंदर ही अंदर होता है, तो वो रूम्स आपके क्लीन रहते हैं। तो वो चीज आपकी इसमें एस्पेक्ट में देखी जाती है कि आप अपने डोर्स और विंडो को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो, किस डायरेक्शन में रख रहे हो, कैसे लगा रहे हो, है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है। अगर आप किचन बना रहे हो तो देखो वास्तु शास्त्र जो होता है, आप लोगों ने कहते सुना होगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपको अपना घर बनवाना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग आपको अपना जो रूम है वो रखना चाहिए, है ना। अगर आप सो भी रहे हो तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। सुनते हो कि नहीं सुनते हो ये सारी चीजें, है ना। साउथ डायरेक्शन में आपको सिर करके सोना चाहिए, पैर नहीं करने चाहिए। सुना है दक्षिण दिशा में पैर नहीं करने चाहिए, सुना है आपने अपने दादी दादा वगैरह इन सबको कहते हुए सुना होगा, है ना। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग, हाँ दिशा, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आप अपना घर बनवाते हो कि किस दिशा में क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र का मेरे पास में वो आया नहीं, अदरवाइज मैं उसको लगाती आपके। ठीक है, चलो देखते हैं, अगर अभी होगा तो हम लगाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज मुझे। लो चलो देखो, यही हूँ भाई, कहीं नहीं गायब हुई मैं। अब देखो, यहाँ पे अब आपकी चीजें दी गई हैं कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें रखनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो किचन का जो डायरेक्शन बोला गया है ना, किचन को आपको ज्यादातर ईस्ट एस्पेक्ट में रखनी चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ठीक है। और डाइनिंग जो है उसको साउथ एस्पेक्ट में, यानी कि साउथ दिशा में। लिविंग रूम को आपको साउथ या फिर साउथ ईस्ट में आप रख सकते हो। बेडरूम को आपको साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं भी नॉर्थ नहीं दिया गया। रीडिंग रूम या फिर क्लासरूम को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। ये कुछ आपके एस्पेक्ट होते हैं जिससे कि आप अपना इजीली, आपको पता भी रहता है कि आपके कितने रूम्स हैं, तो आपके पास में जो भी स्पेस है ना, तो अब स्पेस है, अब आपको पता है कि किस चीज को कहाँ पे आपको रखना है। तो इससे क्या होगा। हाँ जी बेटा, क्लास चल रही है। आई डोंट नो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है आज। ठीक है, तो अब आपको जैसे पता है कि किचन को आपको ईस्ट एस्पेक्ट में रखना है। ठीक है। देखो ये है आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब आपको पता है किचन आपकी ईस्ट में जाएगी, तो आपने यहाँ पे किचन बना दी। ठीक, अब आपको पता है डाइनिंग रूम जो है वो साउथ में जाएगा, तो आप मालूम है कि किचन के आसपास ही आपके डाइनिंग रूम होना चाहिए, तो आपने डाइनिंग रूम को आपने यहाँ रख दिया। लिविंग रूम साउथ ईस्ट या फिर आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो। तो आपने लिविंग रूम भी आपका यहाँ आएगा। ओके, तो हम साउथ में ही रख देते हैं, हम यहाँ पे आपका लिविंग रूम बना देते हैं। ठीक है। अब बेडरूम है वो साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट में आप रख सकते हो। यहाँ हमने अपने बेडरूम कर दिए, और यहीं इसी के बगल में हमने अपना वो कर दिया, रीडिंग रूम या फिर क्लासरूम हमने कर दिया। तो ये देखो हमारा ये इतना हमारा स्पेस ओपन हमारे पास बच गया। तो ये क्या हमें प्लानिंग करने में इजीनेस हुई कि नहीं हुई। सेम इस तरीके से देखो आपका ये चीज रहती है कि हम साउथ डायरेक्शन में ना ज्यादातर अपने बाथरूम एंड ऑल ये चीज रखते हैं। हमने भी देखा था कि क्लासरूम रीडिंग रूम जो होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए। तो यहाँ देखो चिल्ड्रन रूम आपका नॉर्थ में रखा गया है। डाइनिंग टेबल क्या देखा था, वेस्ट में होनी चाहिए। देखो साउथ वेस्ट में है ना, तो ये देखो साउथ वेस्ट में ही है। गेस्ट रूम भी आपका क्या है, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। वो चीज यहाँ आपकी रख दी। किचन साउथ ईस्ट में बोली गई है यहाँ पे, तो हमारी किचन कहाँ थी, ईस्ट में हमने रखी थी ना अपनी किचन को। यहाँ हमने साउथ ईस्ट में रख लिया, क्योंकि डाइनिंग को हम लोग साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। तो इससे हमें क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि हमें किस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, और उससे ना हमें अरेंजमेंट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। हमें हेल्प हो जाती है कि कहाँ पे हमें क्या अरेंजमेंट करना है, जिससे कि हम अपना प्रॉपर स्पेस है ना उसको भी प्लान कर पाते हैं, उसका यूटिलाइज भी हम कर पाते हैं। ठीक है। तो अगली बार जब भी आप फ्यूचर में कभी अपना घर बनाओ ना, तो इस क्लास को उठा लेना, इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर इसके नोट्स बना लेना, और उसके अकॉर्डिंग अपना घर डिजाइन कर लेना। डन। आपका स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा और सारी जरूरत की चीजें भी पूरी हो जाएंगी। ओके। अब देखो सेकंड जो आपका कंपोनेंट रहता है ना, वो क्या रहता है, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट में क्या होता है कि आपका जो घर है बनने के बाद में कैसा नजर आएगा। अगर बाहर से कोई भी पर्सन आपके घर को देखेगा, तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा, क्या कहेगा वो, अरे यार इसका घर तो बहुत सुंदर है। या फिर ये कहेगा, या फिर आपने कुछ घर ऐसे देखे होंगे जो बाहर से तो एकदम खराब होता है और अंदर जाके देखो तो आपको लगता है अरे वाह, ये क्या बना दिया है। होता है कि नहीं होता है। तो आपके घर का सामने वाले पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो कैसा इंप्रेशन लेके जा रहा है आपके घर को देख के, वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। जहाँ पे क्या होता है कि आप हर चीज इंक्लूड करते हो, नेचर, डिस्पोजिशन, डोर्स, विंडोज, आप ये सारी चीजें बनाते हो। आप इसमें सिंपली आप मैप को इंक्लूड कर सकते हो। मैप में आपको देखते हो ना कि आपका मैप बना दिया जाता है, और फिर उसको देख के आप कहते हो कि आपको 3D एलिवेशन आपको जो भी आर्किटेक्चर है वो बना के देता है कि आपका घर है वो बनने के बाद में इस तरीके से नजर आएगा। तो आप कहते हो कि नहीं कहते हो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा नजर आएगा। तो वही सब चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। वो आपको बताता है कि इस एरिया में आपके प्राइवेसी रूम आ जाएंगे, इस एरिया में आपके लिविंग रूम आ जाएंगे, इस एरिया में आपका गेम्स रूम आ जाएगा। तो वो सब चीजें आपको जो बताई जाती है वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। प्रोस्पेक्ट यार नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी होगा हर किसी चीज का, जहाँ पे हर चीज इंक्लूड होती है कि कब कहाँ क्या चीज आएगी, वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है।
यहाँ पे आपकी प्राइवेसी का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आपका एक रूम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो दूसरे रूम से अटैच तो रहे लेकिन वहां पे प्राइवेसी भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक रूम का शोर दूसरे रूम में जा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको, आपने अपना घर तो बनवा लिया और पड़ोसियों की आवाज आपके कमरे में आ रही है, तो अब आप पड़ोसियों को तो जाके बोलोगे नहीं भाई कि धीरे बात करो। पड़ोसी क्या कह देंगे कि अरे हम अपने घर में बात कर रहे हैं, तुम्हारे घर में बात कर रहे हैं, हम अपने घर में कैसे भी रहे, हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो वही चीज कही गई है यहाँ पे कि आप अपना जब भी घर डिजाइन करो तो ऐसे करना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे और आपकी वजह से किसी दूसरे को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। हाँ, प्राइवेसी को ही देख के रूम बनवाते हैं, ऐसा रूम बनवाते हैं कि, सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं भाई, तो दीवार भी ना सुन पाए, दीवार के पीछे जो इंसान है ना वो सुन भी ना पाए कुछ भी कि क्या बात हो रही है। इस तरीके के रूम बनवाए जाते हैं अब। ओके। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, थर्ड रखा जाता। अरे थर्ड कहाँ गया। ओके। चलो मैंने यहाँ दोनों मिक्स कर दिए। प्रोस्पेक्ट में आपका होता है कि आप अपनी विंडो एंड आपका जो घर है वो बाहर से देखने में कैसा लगेगा। फोर्थ होता है आपका प्राइवेसी, यानी कि आप अपना घर जो बनवाओ वहां पे आपको मेंटेन करके रखना होता है कि आप, प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहे, इस तरीके से आपको अपना घर बनवाना चाहिए। ठीक है। फिर फोर्थ होता है आपका ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके जितने भी रूम हैं वो उन रूम्स के कहाँ कहाँ पे आप रख रहे हो। ऐसा तो नहीं है भाई एक रूम आपने यहाँ रख दिया, एक रूम आपने इस कोने में डाल दिया, एक रूम इस कोने में डाल दिया। तो आप उनकी ग्रुपिंग किस तरीके से कर रहे हो। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होती है वहां पे किचन के पास में ही हम लोग डाइनिंग एरिया रखना प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि डाइनिंग एरिया में बैठ के क्या है लोग खाना खाते हैं, किचन में खाना पकता है तो वहां से सर्व करना इजी हो जाता है। अब ये तो नहीं है ना कि किचन हमारे भाई इस डायरेक्शन में है और हमने डाइनिंग रूम इस डायरेक्शन में बना दिया, तो आप यहाँ तक खाना लेके जाओगे तो एक तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि खाना ठंडा हो जाए। तीसरा हो सकता है कि बीच में ही अगर कुछ गिर गया तो क्या करोगे आप, है ना। और इतनी देर में आपकी गैस जल रही है, गैस में अगर खाना आपका जल गया तो इसीलिए जहां आपकी किचन होती है वहीं पे आपका डाइनिंग रूम भी दिया जाता है, डाइनिंग एरिया भी दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि अप्रोप्रिएट जगह पे उसको रखना। ठीक है। ये नहीं है कि आपने किचन यहाँ रखी, डाइनिंग रूम यहाँ रख दिया और आपका पूरा ये एरिया है, एंट्रेंस डोर आपका यहाँ पे और आप अपना जो गेस्ट रूम है वो आप यहाँ पे रख रहे हो एकदम लास्ट में। तो अब जो भी गेस्ट आएंगे वो आपके पूरे घर को देखते हुए चले जाएंगे, तब जाके वो लास्ट में बैठेंगे रूम में। तो इस तरीके से भी ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए, ग्रुपिंग आपकी सुटेबल करनी चाहिए। और जो भी टॉयलेट्स एंड बाथरूम होते हैं उनको किचन के पास में नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि किचन में आपका एक अच्छा प्लेस माना जाता है जहां पे आप खुशियों को बटोरते हो। ठीक है। वो एकदम हाइजीन क्लीन रहती है। और बाथरूम एंड ऑल जो क्या है वहां पे आप अपने हाइजीन का ध्यान रखते हो। तो इसीलिए कभी भी टॉयलेट्स बाथरूम और किचन साथ में नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है। डन। मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि अब आप अपने घर के ही बारे में सीख रहे हो। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी आपका कोई भी आर्किटेक्चर हो वो अगर आपके लिए मैप डिजाइन करता है, अपने घर का नक्शा बनाता है, तो आप समझ सकते हो, आप उसको, आपको समझ में आएगा कि हाँ उसने कौन सी चीज कहाँ रखी है और किस हिसाब से रखी है। आपको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा तो आप उसको सजेशन दे सकते हो कि भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे आप कर सकते हो इसको, है ना। कितनी अच्छी नॉलेज आपको मिल रही है यहाँ से। आप अपने घर का भी देख सकते हो, क्योंकि घर का डायरेक्शन तो सबको पता है, आप देख सकते हो कि आपका घर कितना अप्रोप्रिएट बना हुआ है, कि कहाँ क्या कमी है उसमें, वहां पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। ओके। फिर फिफ्थ होता है रूमीनेस। रूमीनेस में भी वही होता है कि आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट आपको कितना हो रहा है, कि जो आपके पास में अवेलेबल एरिया एरिया है ना, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो।
आपका जो होता है ना, देखो स्क्वायर रूम ना कंपेरिजन टू स्मॉल नजर आता है रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल रूम ज्यादा प्रेफर होते हैं क्योंकि उसमें स्पेस भी ज्यादा होता है और उसका आप यूटिलाइज भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। स्क्वायर रूम का जो साइज होता है ना, स्क्वायर साइज का जो रूम होता है वो आपका थोड़ा कम उसको यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है, उसमें एरिया थोड़ा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, और वो छोटा भी नजर आता है। इसीलिए रेक्टेंगल आपको रूम बनवाने चाहिए जहां पे आपको एरिया भी प्रॉपर यूज हो जाता है। अगर स्क्वायर बनवा रहे हो तो फिर आपको वो बड़ा बनवाना पड़ेगा, है ना। लेकिन रेक्टेंगल बनवा रहे हो तो वहां पे आपको स्पेस मिल जाता है काफी अच्छा खासा। ओके, वो आपकी रूमीनेस होती है कि आप अपनी फ्लोर को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, आपने अपनी वॉल्स किस तरीके से बनवाई हैं। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हाउस प्लान। अब हमने देख लिया कि स्पेस में हमें क्या चीज कहाँ रखनी है। अब हमारे घर भी तो कुछ प्रकार के होते हैं ना। अब देखो सिंप्लेक्स हाउस प्लान, सिंप्लेक्स हाउस प्लान में क्या होता है कि जो कि आपके यहाँ पे जो आप अपने घर बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हो, बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हो, वो या तो आपके ग्लास होते हैं, स्टील, टिम्बर्स और कंक्रीट, आप इनका इस्तेमाल करते हो अपना घर बनाने में। वो आपके सिंप्लेक्स हाउस प्लान कहलाते हैं। यहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लीन लाइंस, आपको जो आपकी वॉल्स है ना उनकी प्रॉपर लाइन आपको दिखाई देंगी। ओपन फ्लोर भी आपका रहेगा, ठीक है, और आपके जो रूम्स वगैरह हैं वो भी आपके अवेलेबल रहेंगे। ये सिंपल आपका रहता है, यानी कि आपके पास में एरिया है पूरा, और आपको क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए, बाथरूम एंड आपकी किचन, आपको सिर्फ इतना चाहिए। तो आपने यहाँ पे सिर्फ रूम बना दिया, यहाँ बगल में किचन बना दी, यहाँ आपने बाथरूम बना दिया, ये आपका पूरा ओपन स्पेस हो गया। ये आपके सिंपल हाउस प्लान होते हैं, ठीक है। और इनको आप किसकी सहायता से बनाते हो, या अगर आपको स्टेयर्स पे रेलिंग लगवानी है तो वो आप स्टील की लगवा ली, आपने डोर बनवाना है वो स्टील का बनवा लिया, ठीक है, लकड़ी की आपने बनवा ली, लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया, गिट्टी का, कंक्रीट का इस्तेमाल कर लिया, वो आपके सिंपल हाउस प्लान होते हैं। फिर आता है आपका ट्रेडिशनल हाउस प्लान। ट्रेडिशनल हाउस प्लान में क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने टाइम में जो आपके घर बने होते थे, कितने ऊंचे ऊंचे मकान बने होते थे, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था घर बनाने के लिए, ईंटों के मकान बने होते थे, फिर उसके ऊपर क्या है, लीपा किया जाता था, यानी कि आपका क्या है, या तो आप मिट्टी से उसको कर देते थे, है ना, एक क्रिएटिव, या फिर अपनी क्या है, पहले के टाइम में कोई भी पेंट नहीं हुआ करता था, आपने सुना होगा गेरू, है ना, और एक सफेदी यानी कि रेड और व्हाइट कलर का जो होता था, आप उससे अपने पूरे घर को डिजाइन करते थे। हाँ, ये गर्मियों में काफी ज्यादा ठंडे रहते थे, इस तरीके से उनको बनाया जाता था। और ना यहाँ पे आपने देखा होगा, आप केरल वगैरह साइड भी आप जाना, तो वहां पे जो घर बने हुए हैं ना, तो जो एंट्रेंस है ना वहां पे इस तरीके से पोर्च दिया जाता था, ताकि आप वहां पे इवनिंग की टी एंजॉय कर सको, इवनिंग टी एंजॉय कर सको, या फिर मॉर्निंग में आप बैठ के वहां अखबार पढ़ सको। इतना, जैसे आपका ये घर है ना, तो यहाँ पे घर पे ये जो इतना स्पेस जो है ये खाली छोड़ा जाता था, ये आपका गेट है, और गेट पहले बहुत छोटे छोटे होते थे, बड़े नहीं होते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे। और यहाँ पे ये आपका पोर्च बनवा दिया, तो आप बारिश में बैठ के मजे ले रहे हो बारिश के, चाय पकौड़े खा रहे हो मस्त, है ना, सुबह सुबह बैठ के यहाँ पे सुबह की हवा का आनंद ले रहे हो। तो ट्रेडिशनल हाउस इस तरीके से बने होते थे। अगर आप राजस्थान वगैरह साइड भी जाओगे तो अभी भी आपने वहां देखा होगा कि अभी भी आपको राजस्थानी लिविंग आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे अभी भी आपको घर ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जो आपको पुराने टाइम की याद दिला देंगे। तो वो आपके ट्रेडिशनल हाउस प्लान में आते हैं। ये थोड़ा ओल्ड फैशन हाउस प्लान होते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्ट का आजकल इस्तेमाल होने लगा है क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, लेकिन जो उनका बेस जो रहता है वो पुराना ही रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ट्रेडिशनल हाउस प्लान, जहाँ पे आप अपनी परंपरा को नहीं भूलते हो। वैसे ही अगर आप कभी मथुरा वगैरह साइड में आओगे, यूपी यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि पहले के टाइम में क्या होता था, घर होते थे, कच्चे घर होते थे, है ना, छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे। तो वो चीज आपको आज भी देखने को मिलेगी। आप कभी जन्मभूमि जाना, अगर आप कभी यहाँ विजिट करते हो, कभी जन्मभूमि जाना, तो वहां जन्मभूमि में आप एंटर करोगे ना, तो वहां जन्मभूमि में आप एकदम आपको झुक के निकलना होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, झुक के निकलना होता है। जिससे क्या माना जाता था कि अगर आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो तो एकदम बड़े तन के मत चलो, आप झुक के उसका एक
सम्मान उसको दो। तो उस तरीके से पहले घर बनाए जाते थे, जो कि आज भी हैं। आज भी कुछ लोग बनवाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो, कि उनको अपनी पुरानी चीज भी चाहिए होती है लेकिन मॉडर्न चीज भी चाहिए होती है, तो वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को मिक्स कर देते हैं। यानी कि जो अपना घर है वो पुराने तरीके से ही बनवाते हैं, लेकिन वहां पे जो चीजें रहती हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके। फिर आपके आते हैं डुप्लेक्स हाउस प्लान। डुप्लेक्स हाउस प्लान क्या होते हैं, जो कि सिर्फ आपकी सिंगल फैमिली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे 2 सेपरेट यूनिट बना दी जाती हैं। एक किचन होती है, एक डाइनिंग रूम और एक रूम। इसके लिए आपको बना दिए जाते हैं। डुप्लेक्स हाउस प्लान जो होते हैं वो आपको एक तरीके से विला वाला लुक देते हैं। सेम एरिया है आपका, ठीक है। हाँ, वहां पे जो पुराने घर होते थे ना, उनके छोटे छोटे दरवाजे होने का मतलब ही ये होता था कि अगर आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो तो आप झुक के एंटर करो। और झुक के मतलब जैसे कि आप किसी से नमस्ते करते हो, किसी के पैर छूते तो झुक के पैर छूते हो कि नहीं छूते हो, झुक के नमस्ते करते हो कि नहीं करते हो। तो हर कोई तो ये चीज, अब छोटे बड़ों के पैर छूते थे लेकिन बड़े तो छोटों के नहीं छू सकते ना। तो वहां पे यही एक ट्रेडिशन माना जाता था कि आप सामने वाले को, उनको सम्मान दे सकें, रेस्पेक्ट दे सके। दैट्स वाई दे क्रिएट अ स्मॉल डोर्स। ओके। आप कभी अगर यहाँ इस साइड आते हो तो डेफिनेटली विजिट करना। आपको वो फील आएगा, वो जो उस टाइम की जो चीजें थी ना, जो एक प्यार था, जो अपनापन जो रहता था लोगों के बीच में, वो आपको फील आएगा, जरूर फील आएगा। आपको कभी मौका मिले तो डेफिनेटली विजिट करना, अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर विजिट करना। जितने भी ट्रेडिशनल प्लेसेस है ना, फिर चाहे आप कुछ भी ले लो, केरल में ले लो, केरल में लोग अभी भी, आपने देखा होगा कि खाना जो खाते हैं अभी भी केले के पत्ते पे वहां पे खाना खाया जाता है साउथ साइड में। तो क्या है, ये ट्रेडिशनल परंपरा चली आ रही है। वो थाली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, थाली का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज्यादातर वो क्या करते हैं, केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीकों को उन्होंने अपनाया है ना। तो ये चीज होती है। डोप्लेक्स हाउस प्लान क्या होता है, डोप्लेक्स हाउस प्लान वो होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ सिंगल फैमिली के लिए ही आप अपना घर बनवाते हो, और उसको आप एक तरीके से विला लुक देते हो। ठीक है, छोटा ही स्पेस होता है लेकिन विला लुक आप उसको देते हो, वहां पे सिर्फ सिंगल फैमिली ही रह सकती है और कोई नहीं। फिर आपका आता है स्मॉल हाउस प्लान। स्मॉल हाउस प्लान में क्या होता है कि यहाँ पे आप छोटा सा घर बनवाते हो। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, जब हम स्पेस प्लानिंग कर रहे थे तब आपने देखा था कि हम एक छोटा रूम बनवाने, लेकिन वहां पे सुविधाएं हम सारी डालते हैं। स्मॉल हाउस प्लान में भी यही होता है कि आपके पास, जैसे किसी किसी के पास में 50 बरगद का जमीन है, ठीक है, सिर्फ इतनी कम जमीन है, लेकिन वो कम जमीन में भी इस तरीके से घर बनवाता है कि वहां पे आप कंफर्ट भी फील करते हो, उसकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और स्पेस भी पूरा यूटिलाइज हो जाता है। और आप क्या कहते हो, देखो इसके पास तो इतनी कम जमीन थी, इतना कम फ्लोर था, फिर भी देखो इसने अपना घर कितने अच्छे से बनवा रखा है। हर मॉडर्न चीज वो यहाँ रखते हैं। इसमें क्या होता है, स्मार्टली इसको बिल्ड कराया जाता है ना। छोटी जगह है लेकिन स्मार्टली उसका स्पेस है वो यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि अगर आजकल आप देख रहे होगे तो सोफा कम बेड आते हैं। अगर आपके पास में स्पेस नहीं है, आपको नाइट में सोना है, तो आप उसको बेड बना सकते हो, दिन में आप उसको सोफे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एलमेरा जो आजकल आ रही है, आप वॉल में ही एलमेरा बनवा लेते हो, जो आपको हिडन एलमेरा आप कहते हो जिनको। अगर आपको बेड, अगर आपने बनवाया है तो बेड में आपके पास कवर्ड नहीं है, तो बेड का जो नीचे वाला सिराना होता है वहीं पे आप उसके कपड़े रखने के लिए उसको स्लाइडिंग वाला बनवा देते हो, ताकि आप अपना जो इम्पोर्टेंट आइटम है उसको आप वहां पे रख सको। तो आपने स्मार्टली कराया कि नहीं कराया, तो इससे आपका स्पेस भी ज्यादा नहीं लगा, टाइम एंड कॉस्ट भी बचा, और फ्लेक्सिबल मूवमेंट भी हो गया, और स्मार्ट भी लग रहा है। तो वो आपके स्मॉल हाउस प्लान होते हैं जहाँ पे आपका कंफर्ट भी होता है और आप प्रॉपर तरीके से रह सको, ऐसे डिजाइन किया जाता है, लेकिन आपका छोटी छोटी जगहों पे इस्तेमाल होता है, सिर्फ छोटा छोटा आपका देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आता है आपका बैंगलो बंगलो हाउस प्लान। बंगलो हाउस प्लान में क्या होता है कि यहाँ पे आप लग्जरी फील लेते हो, एक प्रॉपर खूब, यानी कि अभी तक जो छोटे छोटे आप रूम्स बनवा रहे थे, यहाँ पे आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हो अपने स्पेस का। खूब बड़ा सा रूम होगा, उस रूम में अटैच बाथरूम भी होगा आपका, ठीक है।
और किसी का एक रूम होगा जहाँ पे आपकी अटैच बाथरूम के साथ में आपका स्विमिंग भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, पीछे गार्डन एरिया होगा जहाँ पे आप बैठ के गार्डनिंग कर सकते हो, प्लेग्राउंड भी होगा, है ना। आपने अपने एक किसी का रूम है जिसको जिम करना पसंद है, तो उसने अपने रूम के अटैच में जिम भी बनवा ली है ना। किचन में अपने एसी लगवाए हैं ताकि गर्मी ना लगे, हर रूम में एसी फैसिलिटी हो रही है। तो बंगलो हाउस में क्या होता है, जहाँ पे आप एक लग्जरी लाइफ को फील करते हो, आप पूरे स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको ये वाला फील नहीं आता है कि आपका ये घर छोटा है, आप कहते हो अरे बाप रे ये कितना बड़ा घर है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, सिटी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन एरिया काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जो किचन होती है वो ओपन स्पेस किचन होती हैं, मॉड्यूलर किचन जिसको आप बोलते हो, एक पूरे कमरे के बराबर किचन होती है, इतनी बड़ी किचन होती है यहाँ पे, है ना। बाथरूम अरेंज किया जाता है ताकि आप उसको इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाए, मीन्स के रूम के साथ ही आपका बाथरूम अटैच कर दिया जाता है। अदरवाइज आप अपने घर में देखोगे तो क्या होगा, हम जैसे घर में तो क्या है भाई कि पूरे घर एक ही बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रूम के लिए एक ही बाथरूम है भाई, हर किसी का अपना खुद का पर्सनल बाथरूम है। तो ये चीज क्या होती है बंगलों में, जहाँ पे आप लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हो। ओके। अब यहाँ पे आता है, जो भी आप ये हाउस प्लान करते हो, ये जितनी भी सारी चीजें करते हो, यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जैसे कि आपके इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कुछ भी हार्म ना हो। आप अपना जब घर बनवा रहे हो, वहां पे जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऐसा बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करो जिससे कि आपका घर भी आपका अच्छे वातावरण का रहे और उससे आपके वातावरण पे भी प्रभाव ना पड़े, यानी कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ही इफेक्ट ना हो, दोनों ही बेहतर रहें। अब जो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए, वो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल आइटम में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया, चिनाई की जगह आजकल क्या सीमेंट इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन पहले के टाइम में लोग क्या इस्तेमाल करते थे, मिट्टी। मिट्टी से अपना घर चिनते थे कि नहीं चिनते थे, पत्तों का इस्तेमाल कर लिया, स्टोन्स का इस्तेमाल कर लिया, वुड, लकड़ी का, लकड़ी के घर आपने देखे होंगे पहले के टाइम में, लकड़ी के घर बनाए जाते थे, है ना। लाइम, एस्बेस्टस, इन से ये आपके नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। मैनमेड मटेरियल में क्या आ गया, आपका सीमेंट आ गया, ईंटें आ गई, टाइल्स, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, ये आपके मैनमेड में आ जाते हैं। जो कि प्लास्टिक तो आपने पहले कभी सुना था कि प्लास्टिक होती है, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। तो ये आपके आते हैं हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि हमें बिल्डिंग मटेरियल कैसा इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा घर भी ठंडा बना रहे, हमारे घर के वातावरण पे भी प्रभाव ना पड़े और बाहरी वातावरण पे भी प्रभाव ना पड़े। क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार अगर आपने देखा होगा तो लैंडस्लाइड हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो सीमेंट है, ये सारी चीजें हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल हुआ करते थे। तो ये टाइल्स बनाई जा रही हैं तो इनके लिए केमिकल वगैरह इन सबका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। ब्रिक बनाने के लिए भट्टी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपकी आग जलाई जाती है, कोयले का इस्तेमाल होगा, पॉल्यूशन होगा, तो इन सब चीजों का धुआं होगा, तो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है कि जब भी आप घर बनवाओ तो वातावरण को ध्यान में रख के बनवाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज देखो कि इसके लिए ना ग्रीन बिल्डिंग एक सिस्टम चलाया गया। ग्रीन बिल्डिंग में क्या होता है कि जब आप अपना घर बनवा रहे हो तो ऐसी टेक्निक से बनवाओ कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को भी प्रॉपर यूज कर सको, ठीक है, और बिल्डिंग को लाइफ साइकिल भी कर सको। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि जो हमने घर बनवाया है, हमें घर बनवाते टाइम में हमें ऐसा ना हो कि हमें चार चार एसी की जरूरत पड़ रही है। हम अपने घर का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे सामान का इस्तेमाल करें जहाँ पे हमें एसी की जरूरत ही ना पड़े, हमारा घर ऐसा ही ठंडा रहे। हम ऐसी जगहों पे अपनी खिड़कियों को बनवाएं कि जहां से सूरज की किरणें भी आए और वहां से ठंडी ठंडी हवा भी आए। जैसे कि आप अपने रूम्स में ना छोटी सी विंडो, पहले के टाइम में छोटे छोटे विंडो हुआ करते थे, इतने छोटे छोटे, जिसको शायद आई गेस आप लोग रोशनदान कहते थे, है ना। तो ये क्या करते थे
कि ये आपके रूम में लाइट को देने का काम करते थे, है ना, और इससे प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहता था, और प्रॉपर वेंटिलेशन रहता था तो आपका घर ठंडा रहता था। और ऊंचे ऊंचे बनवाए जाते थे, ऊंचे बनवाए जाते थे, उससे क्या है कि गर्मी नहीं होती थी, एक एसी का फील आता था। आपने अगर कभी ताजमहल विजिट किया हो तो आप वहां देखना, उनकी वॉल्स बहुत लंबी लंबी हैं। आप कहोगे अरे इतना ऊंचा कौन था भाई जो इतनी ऊंची दीवारें रखी हुई हैं। ये क्यों होता था? क्योंकि इससे प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है, और वेंटिलेशन रहता है तो गर्मी नहीं लगती है ना। तो ये चीज यहाँ पे रखी गई थी। और ये जो ग्रीन बिल्डिंग होती है ना, वहां पे 4 बातों का याद रखा जाता है, 4 RS का याद रखा जाता है। 4 R क्या है? रिड्यूस, कि आपकी जो गंदगी वगैरह हो रही है, जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, उसको कम किया जा सके। हाँ, जितनी ऊंची दीवार उतनी ठंडी हवा। रीयूज, फिर से इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि आप जो भी बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको फिर से इस्तेमाल कर सको, उसको रिसाइकिल कर सको, अगर खराब हो गया तो उसको दोबारा से उसी का इस्तेमाल करके नया बनाया जा सके, रिन्यूएबल भी किया जा सके, उसको ठीक भी किया जा सके। ये आपकी ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, यहाँ क्या याद रखा जाता है कि एनर्जी एफिशिएंट हो, ऊर्जा भी प्रॉपर इस्तेमाल हो, लैंड को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो, वाटर एफिशिएंट हो, ये नहीं कि आप बहुत सारा पानी इस्तेमाल किए जा रहे हो, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। कंफर्ट भी हो, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, डिजाइन भी प्रॉपर हो, रिसोर्सेज का भी आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनको आप रिडक्शन कर सको, उनको कैसे रिडक्शन कर सकते हो? अपने घर में आप ट्रीज लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो। हाँ, ऐसा ही होता है बेटा। आपकी जितनी ज्यादा हाइट होगी तो ना वेंटिलेशन ज्यादा रहता है और उतना ही ठंडा रहता है। ये चीज होती है, सही है ये चीज, गलत नहीं है। आपने कभी देखा होगा, अब छोटा सा लॉजिक है यार ये, अगर आप देखो पूरा एकदम बड़ा मुंह करके अगर आप इस तरीके से अगर आप फूक करते हो तो वो गर्म हवा आती है ना। आप छोटे से अगर इस तरीके से अगर आप हवा निकालते हो अपने मुंह से तो क्या है, एकदम ठंडी हवा आपको महसूस होती है। होता है कि नहीं होता है? तो ये लॉजिक होते हैं कुछ। ठीक है। तो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी में क्या, हमें अगर ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है तो हमें उसके लिए अपने पेड़ पौधे, ये सारी वातावरण अपना अच्छा रखना होगा, है ना। आपको इंडोर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना होगा। इंडोर एनवायरनमेंट आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? जरूर आपके घर अपना ऐसे बनाओ कि वहां पे जो विंडोज एंड डोर्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, है ना। और ऐसा होना चाहिए कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है भाई, गर्मियों में आपको 4 4 AC लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब आप इतने सारे एसी लगाओगे तो आपकी बिजली भी ज्यादा जाएगी और इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। तो एनर्जी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एफिशिएंसी, और घर ऐसा बनवाओ कि दिन के समय में आपको लाइट जलाने की आवश्यकता ही ना पड़े, सूर्य की किरणों से ही काम चल जाए, है ना। हाँ जी। ओके। अब ग्रीन रेटिंग सिस्टम रखा गया यहाँ पे ना, अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको पता है भाई लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, बहुत जिद्दी हैं, तो उनको कुछ लालच देना पड़ेगा। तो उसके लिए ना थोड़ा लालच दिया गया। लालच क्या दिया गया कि अब जिस किसी के भी हाउसेज हैं वो ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको कुछ अवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अब ये कैसे टेस्ट करेंगे हम? तो उसके लिए आपका ग्रीन रेटिंग सिस्टम रखा गया, जहाँ पे जो इवेल्युएट करता है कि आपकी जो बिल्डिंग की जो परफॉर्मेंस है उसका प्रभाव इन्वायरमेंट पे कितना पड़ रहा है। ठीक है। अब ये कैसे टेस्ट किया गया, इसके लिए ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसे कि कुछ कंपोनेंट ध्यान में रखे गए, एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि वो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, कितना गर्म रहता है, कितना ठंडा रहता है, और कैसी उसमें लाइटनिंग व्यवस्था है। इन सब बातों को ध्यान रखा गया। तो सिविल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और स्पेशल टेक्निक, इन 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर दिया। सिविल कंपोनेंट में क्या आ जाता है आपका कि आपका इको फ्रेंडली, यानी कि आपने अपनी बिल्डिंग में मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया है। जब आपने अपना घर बनवाया था तो बिल्डिंग मटेरियल आपने क्या इस्तेमाल किया था? ट्रिपल ग्लेज विंडो का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके घर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होने देता है। ठीक है।
और आप ऐसी शॉर्ट जो मैं विंडो बता रही थी ना, ये जो शॉर्ट विंडो है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके घर में रोशनी आएगी और गंदगी नहीं आएगी। ओके, और ये क्या है, आपके घर में यूवी रेज जो होती है उनको ब्लॉक कर देगा, लेकिन आपको लाइट जरूर प्रोवाइड करेगा, है ना। आप स्टील और टाइल्स का यूज कर सकते हो, रिसाइकिल मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको रिसाइकिल भी आप बाद में कर सकते हो। ग्रीन रूफ यानी कि आप छत जो है वो बैम्बो मेंटलिंग के आप रूफ बनवा सकते हो, या फिर बैम्बो पार्टिकल बोर्ड का इस्तेमाल करके आप अपनी छत बनवा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपके गाटर पत्थर के जो घर होते हैं वो ज्यादा गर्म रहते हैं, और जो आप लेंटर के द्वारा जो घर बनवाते हो जहाँ पे बैम्बो बेस्ड पार्टिकल बोर्ड का इस्तेमाल होता है, इतना बड़ा जो होता है, उससे आपके घर ठंडे रहते हैं। आप ये कभी देखना, जिसका घर गाटर पत्थर से बना होगा वो थोड़ा हीट टेम्परेचर वाला रहता है, हॉट टेम्परेचर वहां का रहता है, और जो आपके लेंटर के द्वारा बनवाते हैं जहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल होता है वो ठंडा रहता है। फिर आपके आते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आप एनर्जी सेविंग कितना कर रहे हो, आप कितनी लाइट जला रहे हो, कैसा वेंटिलेशन है, एसी सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं। एसी सिस्टम से यहाँ पे मतलब होता है कि आपका वेंटिलेशन, यानी कि आपको ज्यादा एसी की आवश्यकता ही ना पड़े, आपने अपना घर ही ऐसे बनवाया कि वो ठंडा रहता है, एसी की वहां जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ आप एक पंखा चलाओ उसी से आपका काम चल जाएगा। और क्या है दूसरी चीज, पहले के टाइम में आपने देखा होगा वो पीले वाले बल्ब आते थे, आते थे कि नहीं आते थे, तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, बहुत ज्यादा लाइट लेते थे वो। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, आप दिन के समय नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करो। क्या जरूरत है आपको दिन के समय लाइट जलाने की, आप अपने घर का निर्माण ही इस तरीके से करवाओ, दरवाजे खिड़की ऐसे डायरेक्शन में रखवाओ कि जहां से प्रॉपर रोशनी आए, है ना। सीएफएल का इस्तेमाल होने लगा है, सीएफएल की फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, कंपोज्ड फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, सीएफएल का इस्तेमाल होने लगा है, एलईडी का इस्तेमाल होने लगा है आज के टाइम में, जो कि बिजली कम लेती हैं और रोशनी ज्यादा देती हैं। ठीक है, पहले के टाइम में अदरवाइज क्या होता था कि आपकी पीले वाले बल्ब इस्तेमाल होते थे जो कि बिजली ज्यादा लेते थे और गर्मी प्रदान करते थे आपको, आपके घर को गर्म कर देते थे। और ये क्या होती है, बिजली कम लेती हैं और घर को ठंडा भी रखती हैं, है ना। वो तो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट को तो इफेक्ट कर रहा था ना। आप सोलर लाइट लगवा सकते हो, सोलर लाइट से क्या होगा कि यहाँ पे सूर्य की किरणों से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है, और फिर नाइट के समय आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर विंड हाइब्रिड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, थर्ड होता है अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट में आ जाता है कि आपने वाटर सेविंग किस तरीके से कर रखी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बरसात का जो पानी आता है वो नालियों में जा रहा है, या फिर आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपका जो पानी है, बारिश का जो पानी आ रहा है उसको आप ऐसी जगह यूटिलाइज कर रहे हो कि आपका पानी भी यूज हो जाए और आपके गार्डन में आप उसको इस्तेमाल कर लो। ठीक है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आपने कैसे कर रखा है, कुछ लोगों ने देखा होगा वेस्ट मैनेजमेंट आप प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखते हो, कुछ लोग ऐसे रखते हैं कि रोडों पे ही उनका पानी चला जाता है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस ग्लास विंडो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये आपके अदर कंपोनेंट में आ जाते हैं। इसके आगे की डिटेलिंग में क्या बेनिफिट होते हैं क्या नहीं है, ये हम लोग अपनी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ने में। कोई भी डाउट एंड क्वेरी आज की क्लास से रिलेटेड, कहीं भी कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो भाई। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ। ठीक है, और होमवर्क कर लेना। अगर कभी मैं होमवर्क नहीं देती हूँ ना तो आप अपनी साइड से कर लिया करो। ओके, कल मिलते हैं, टाइम से आ जाना। बाय बाय।